अब आप देखो इस हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब हम एल्केन का हेलोजिनेशन करते हैं तो मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स इज ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन। हमें रिएक्शन में सभी तरह के हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स का मिक्सचर मिलता है। मतलब जैसे उसमें हम बात करते हैं, जैसे मैंने ईथेन का एग्जांपल आपको बताया, उसमें हमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा हर तरह के कंपाउंड मिलेंगे। इवन आप देखो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो अलग अलग साइड से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होकर उनके करस्पॉन्डिंग भी प्रोडक्ट मिलते हैं। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर आपको मिलता है। ये बात क्लियर है? ये तो एक जनरल बात हो गई। अब इसमें मैं एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहा हूं, और वो स्पेशल केस क्या डिस्कस कर रहा हूं आप ध्यान देना। हम बात करेंगे अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन की। अब अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन क्या है, उसमें स्पेशल बात क्या है, और उस स्पेशल बात को करने के लिए, उस स्पेशल प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या स्पेशल कंडीशंस रिएक्शन में मेंटेन करनी होगी। क्योंकि अगर मैं जनरल हेलोजिनेशन की बात करूं तो जनरल हेलोजिनेशन प्रोसेस में तो हमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलता है, लेकिन हम अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन में एक स्पेसिफिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात करते हैं। वो कैसे हमें मिलेगा जरा उसकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको आप ध्यान देना। अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। देखो अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन पहले तो होता क्या है ये मैं आपको क्लियर करता हूं, आप ध्यान देना। देखो इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास प्रोपीन कंपाउंड है। अब एक बात ध्यान देना, देखो द कार्बन एटम बॉन्डेड विद डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड अलाइलिक कार्बन। आप ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो ये कार्बन बॉन्डेड है, इस कार्बन को कहा जाता है अलाइलिक कार्बन। आपने शायद अलाइलिक रेडिकल पढ़ा होगा, मैं आपको बताता हूं। देखो दिस रेडिकल इज नॉन एज अलाइलिक रेडिकल। इस रेडिकल को कहा जाता है अलाइल रेडिकल। दिस इज अलाइल। तो आप ध्यान देना, ये अलाइल रेडिकल है। आप सुनिएगा इस बात को। इस कार्बन की अगर बात की जाए तो ये कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन से बॉन्डेड है, दिस कार्बन इज कॉल्ड अलाइलिक कार्बन। इसी कार्बन को कहा जाता है अलाइलिक कार्बन। और जब अलाइलिक कार्बन पर फ्री वैलेंसी होती है तो इसे लिखा जाता है अलाइल रेडिकल। इसे हम कहते हैं अलाइल रेडिकल। क्लियर हुई बात है? अगर इस अलाइलिक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसे कहा जाता है अलाइलिक कार्बोकेटायन। अगर इस अलाइलिक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो तो इसे कहा जाता है अलाइलिक कार्बोनाइन। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं दिस कार्बन एटम व्हिच इज बॉन्डेड विद डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड अलाइलिक कार्बन। तो ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन हमारे पास है अलाइलिक कार्बन। दिस इज अलाइलिक कार्बन एंड द हाइड्रोजन बॉन्डेड विद अलाइलिक कार्बन इज कॉल्ड अलाइलिक हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्डेड है इसे हम कहते हैं अलाइलिक हाइड्रोजन। और अब आप ध्यान देना, अगर इस कंपाउंड का हम अलाइलिक हेलोजिनेशन करते हैं, ध्यान देना, अगर इस कंपाउंड का हम अलाइलिक हेलोजिनेशन करते हैं तो अलाइलिक हेलोजिनेशन क्या होगा, दिस अलाइलिक हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। ध्यान दें, इस केस में हम बात करेंगे if this allylic hydrogen is replaced by halogen, the process is called allylic halogenation। तो ये प्रोसेस यहां पर हम इसे कहेंगे allylic halogenation। This is allylic halogenation process। In short आप कह सकते हैं when allylic hydrogen is replaced by halogen, the process is called allylic halogenation। और अब मैं आपको बताता हूं सेकेंड टर्म हम यहां पर लिख रहे हैं बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। तो इसके लिए पहले आपको बेंजाइलिक कार्बन के बारे में समझना होगा। आप ध्यान दीजिएगा, देखो आपने पढ़ा होगा दिस रेडिकल इज फिनाइल रेडिकल। ये तो फिनाइल रेडिकल होता है। एंड दिस रेडिकल इज नॉन एज बेंजाइल रेडिकल। इस रेडिकल को हम कहते हैं बेंजाइल रेडिकल। एंड सी दिस कार्बन एटम, द कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, द कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। इसे कहा जाता है बेंजाइलिक कार्बन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है?
तो ध्यान देना, दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन एंड द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक हाइड्रोजन, एंड व्हेन दिस बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन द प्रोसेस इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलोजनेशन। तो अगर हम बात कर रहे हैं बेंजाइलिक हैलोजनेशन की, तो बेंजाइलिक हैलोजनेशन क्या होगा, आप ध्यान देना। दिस कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन, आप ध्यान देना, ये कार्बन हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन है, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। ये बेंजाइलिक कार्बन है and the hydrogen attached with benzylic carbon is called benzylic hydrogen, and when this benzylic hydrogen is replaced by halogen, when this benzylic carbon is replaced by halogen, the process is called benzylic halogenation। इस प्रोसेस को हम कहते हैं benzylic halogenation process। This process is called benzylic halogenation process। अब आप ध्यान देना, देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। दोनों ही केस में हाइड्रोजन को हैलोजन ने सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखो जो रिएक्शन अभी हमने डिस्कस किया हैलोजनेशन ऑफ एल्केन, हैलोजनेशन ऑफ एल्केन में भी तो यही होता है ना। आप ध्यान देना, अगर हम बात करें हैलोजनेशन ऑफ एल्केन तो क्या होता है, इन हैलोजनेशन ऑफ एल्केन, alkane is reacted with halogen and the reaction is carried out in presence of light or at high temperature। The reaction is carried out in presence of light or at high temperature। मान लेते हैं मैंने इस रिएक्शन को लाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट किया, तो क्या होगा, this hydrogen will be replaced by halogen and will get this product। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो प्रोसेस यहाँ पर हुआ है, जो हैलोजनेशन प्रोसेस यहाँ पर हुआ है, कुछ ऐसा ही हैलोजनेशन प्रोसेस हम यहाँ पर होने की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं this allylic hydrogen will be replaced by halogen and this benzylic hydrogen will be replaced by halogen। तो क्वेश्चन है कि अगर हमें ये हैलोजनेशन करना है तो ठीक है, फिर तो हम इन कंपाउंड्स की रिएक्शन हम हैलोजन के साथ में करवा दें लाइट की प्रेजेंस में। जैसा हम ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जैसा हमने एल्केन का हैलोजनेशन डिस्कस किया, तो ठीक है, फिर इसमें एक स्पेशल बात क्या है, मैंने आपसे कहा कि allylic and benzylic halogenation is a special case of halogenation। तो क्वेश्चन है कि इसमें स्पेशलिटी क्या है। हम तो इन कंपाउंड्स की रिएक्शन अगर हैलोजन के साथ में करवा दें लाइट की प्रेजेंस में या टेम्परेचर कंडीशन में, तो ठीक है, फिर तो उस केस में क्या होगा, हैलोजनेशन हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, स्पेशल बात क्या है, देखो स्पेशल बात ये कि अगर आप एल्केन का हैलोजनेशन कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में या टेम्परेचर कंडीशन में, तो नो डाउट हैलोजनेशन होगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। बट जैसा कि हमने डिस्कस किया, दिस इज नॉट द ओनली प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन। हम बात करते हैं कि रिएक्शन में मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हर तरह के कंपाउंड्स का मिक्सचर बनेगा ना। उस केस में तो रिएक्शन में हर तरह के कंपाउंड्स का मिक्सचर बनेगा। इवन आप देखो, अगर मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, अगर मेरे पास प्रोपेन है और मैं प्रोपेन का अगर हैलोजनेशन करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें हर तरह का हैलोजनेटेड कंपाउंड मिलेगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, हर तरह का कंपाउंड। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। तो 8 हाइड्रोजन्स अगर प्रेजेंट है तो फिर तो 1 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है हैलोजन से, 2 हाइड्रोजन का हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और आप सोचिए, अगर मैं मोनोहैलाइड की बात करता हूँ तो मोनोहैलाइड में भी केस है, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो सकता है। डायरेक्ट की बात करूंगा तो उसमें भी केस बनेंगे, 2 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन सेम कार्बन से हो सकता है और सेम कार्बन में भी यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। फिर डिफरेंट कार्बन से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, मतलब बहुत सारे केसेस बनेंगे। और यही तो रीजन हम बात करते हैं कि जब हम एल्केन का हैलोजनेशन करते हैं तो हमें उस केस में कोई स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं, मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल हैलोजनेटेड कंपाउंड्स प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। तो देखो, इससे हैलोजनेशन हो तो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस केस में हमें कोई स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं, हमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलेगा। लेकिन अब मैं जिस हैलोजनेशन की बात कर रहा हूँ उसमें मैं स्पेसिफिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ कि जो मैं हैलोजनेशन करवाना चाह रहा हूँ वो एक स्पेसिफिक साइट पर करवाना चाह रहा हूँ, और वो स्पेसिफिक साइट कौन सी है, allylic एंड बेंजाइलिक। तो मैं इस बार यहाँ पर स्पेसिफिक साइट पर हैलोजनेशन चाहता हूँ।
मतलब ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हेलोजिनेशन का कोई स्पेशल केस बन जाएगा। यहां पर अब हम बात कर सकते हैं कि ये एक तरह से क्या है, हेलोजिनेशन का स्पेशल केस है। और अगर स्पेशल केस है तो देखो स्पेशल प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है, क्योंकि इस केस में अगर जनरल बात करोगे तो फिर तो मिक्सचर ऑफ हैलाइड्स मिलेगा, तो अगर हमें स्पेशल प्रोडक्ट बनाना है तो फिर तो कंडीशन भी स्पेशल रखनी पड़ेगी। स्पेशल प्रोडक्ट अगर बनाना है तो हमें कंडीशन भी स्पेशल मेंटेन करनी होगी। और स्पेशल कंडीशन क्या मेंटेन करनी होगी वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। देखो हमारे पास दो चॉइस है। अगर आप स्पेसिफिक साइट पर हेलोजिनेशन चाहते हैं, और वो साइट कौन सी है, अलाइलिक और बेंजाइलिक साइट। तो अगर आप स्पेशल साइट पर हेलोजिनेशन चाहते हैं, एक स्पेशल साइट के करस्पॉन्डिंग ही प्रोडक्ट अगर आप फॉर्म करना चाह रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप रिएक्शन कंडीशन को स्पेशल कर दें या फिर आप रिएजेंट स्पेशल यूज करें। यू हैव टू चॉइस टू गेट दिस स्पेसिफिक कंपाउंड फ्रॉम हेलोजिनेशन। अगर आपको हेलोजिनेशन से एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनाना है या एक स्पेसिफिक साइट पर अगर आप हेलोजिनेशन चाहते हैं, वो स्पेसिफिक साइट कौन सी है, अलाइलिक या बेंजाइलिक साइट, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप इसके लिए स्पेशल रिएजेंट यूज करो या फिर आप रिएक्शन कंडीशन को स्पेशल मेंटेन करो। अब क्या स्पेशल रिएजेंट हो सकता है या रिएक्शन कंडीशन स्पेशल क्या हो सकती है, आप ध्यान देना। इसमें अगर हम बात करें फॉर ब्रोमिनेशन, अगर इसमें हमें बात करना है फॉर ब्रोमिनेशन, तो ध्यान देना। देखो ब्रोमिनेशन का मतलब मैं अब यहां पर स्पेसिफिकली ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, मतलब मैं स्पेसिफिक हेलोजन इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं ब्रोमीन, और साथ में मैं स्पेशल साइट पर उसे इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। और वो स्पेशल साइट क्या है, अलाइलिक या बेंजाइलिक साइट। तो इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रिएक्शन कंडीशन को स्पेशल बनाऊं या फिर मैं रिएजेंट स्पेशल यूज करूं। और ध्यान देना, अलाइलिक या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए जो स्पेशल रिएजेंट सजेस्टेड है दैट इज NBS। आप ध्यान देना, इसके लिए हम यूज करते हैं NBS। वन ऑफ द ऑप्शन इज NBS and the reaction is carried out in presence of light। अब क्वेश्चन है NBS क्या है, तो ध्यान देना NBS का फुल फॉर्म होता है N ब्रोमोसक्सिनेमाइड। दिस NBS is N ब्रोमोसक्सिनेमाइड। ये कंपाउंड हमारे पास होता है NBS, और इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए, ध्यान देना N ब्रोमोसक्सिनेमाइड का स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो ध्यान दें, दिस कंपाउंड इज नॉन एज सक्सिनेमाइड। ये कंपाउंड होता है सक्सिनेमाइड। और अगर इसमें आप N पर जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस हाइड्रोजन की जगह अगर आप यहां पर ब्रोमीन प्लेस करते हैं तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड N ब्रोमोसक्सिनेमाइड। तो यहां पर बस हमें क्या करना है, इस हाइड्रोजन की जगह यहां पर ब्रोमीन अगर होता है तो ये कंपाउंड हो जाएगा हमारे पास N ब्रोमोसक्सिनेमाइड, और इसे शॉर्ट में लिखा जाता है NBS। तो आप ध्यान देना, अगर आपको अलाइलिक या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करना है तो उसके लिए स्पेशल रिएजेंट हमें क्या याद रखना है, NBS। NBS अगर आप यूज करते हैं, इसका स्पेशल फंक्शन है, इसको आप माइंड में रखना। डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। अगर NBS आप यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो इसका स्पेशल काम होता है। क्या स्पेशल काम होता है, इट इज यूज्ड फॉर अलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। अलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए हम स्पेशल रिएजेंट यूज करते हैं NBS। तो जहां भी आपको NBS मिल जाए बस वहां पर आपको क्या करना है, अलाइलिक या बेंजाइलिक हेलोजिनेशन करना है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? या फिर इसके अलावा सेकंड ऑप्शन क्या है, ध्यान देना, इसके अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, हम यूज करें ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। हम यहां पर यूज करते हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब एक बात ध्यान देना, मैंने आपसे कहा भाई हम यूज करेंगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये तो जनरल बात होगी भाई, ये तो जनरल रिएक्शन कंडीशन हो गई ना, क्योंकि जब आप एल्केन का हेलोजिनेशन करते हैं तो उसमें हेलोजन लेते हैं और लाइट की प्रेजेंस लेते हैं, तो ये तो जनरल बात होगी। यस, ये बात सही कि जनरल बात है। और अगर आप ये कंडीशन लोगे तब तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स विल बी ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन। तो क्वेश्चन है फिर हमें तो अलाइलिक या बेंजाइलिक हेलोजिनेशन करना है ना, फिर इसके लिए हम क्या करें, तो ध्यान देना, अलाइलिक या बेंजाइलिक हेलोजिनेशन करने के लिए आपको स्पेशल क्या करना पड़ेगा, स्पेशल यहां पर आपको ये करना होगा
कि दिस ब्रोमीन विल बी यूज्ड विद लो कंसंट्रेशन। आप ध्यान देना, यहां पर जो ब्रोमीन आप यूज करेंगे वो लो कंसंट्रेशन के साथ में यूज करेंगे। You have to use bromine with low concentration, then only you will get specific halogenation compound, that is allylic और benzylic halogenated compound. तो ध्यान रखना, अगर आपको कंपाउंड के साथ में, जैसे ये कंपाउंड आपको दिया है या ये कंपाउंड आपको दिया है, और इसके साथ में अगर आपको ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दिया जाए, तो ब्रोमीन यहां पर हम यूज करते हैं लो कंसंट्रेशन के साथ में। हालांकि देखो, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, कई बार क्वेश्चन में लो कंसंट्रेशन मेंशन किया नहीं जाता है, कई बार क्वेश्चन में लो कंसंट्रेशन मेंशन नहीं किया जाता है। कोई बात नहीं, अगर आपको अलैलिक या बेंजाइलिक हैलोजिनेशन करना है तो अंडरस्टूड है कि हैलोजन इज टू बी यूज्ड विद लो कंसंट्रेशन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ये तो बात हो गई हैलोजिनेशन के लिए, जिसमें हम कह सकते हैं कि या तो आप दो चॉइस हैं, या तो आप रिएजेंट स्पेशल यूज करो, बोले स्पेशल रिएजेंट क्या यूज करें, एनबीएस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, या फिर आप रिएक्शन कंडीशन स्पेशल कर दो, बोले रिएक्शन कंडीशन में स्पेशल क्या करना है, आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओ लाइट की प्रेजेंस में। अभी तक कोई स्पेशल बात नहीं है, लेकिन उसमें स्पेशल बात ये होगी कि ब्रोमीन विल बी यूज्ड विद लो कंसंट्रेशन। क्या बात क्लियर हो गई? ये तो बात होगी देखो ब्रोमिनेशन के लिए। क्वेश्चन है क्लोरीनेशन के लिए क्या करना है, तो ध्यान देना, अब बात करते हैं क्लोरीनेशन के लिए। फॉर क्लोरीनेशन now for chlorination again either you have to use special reagent or the reaction condition should be special। यहां भी वही बात है, या तो इसके लिए आपको स्पेशल रिएजेंट यूज करना पड़ेगा या फिर आपको रिएक्शन कंडीशन को स्पेशल बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि क्लोरीनेशन के लिए स्पेशल रिएजेंट क्या है, तो जैसे ब्रोमिनेशन के लिए मैंने आपको बताया एनबीएस, वैसे ही क्लोरीनेशन के लिए आप ले सकते हैं एनसीएस। एनसीएस मतलब देखो एनबीएस इज एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, अगर आप इसकी जगह एनसीएस यूज करेंगे, अगर आप इसकी जगह एनसीएस यूज करेंगे तो व्हाट इज एनसीएस, इट इज एन क्लोरोसक्सेनामाइड। बस इतना सा अंतर आएगा, ब्रोमीन की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, तो इट विल बी एनसीएस, एन क्लोरोसक्सेनामाइड। बिल्कुल सेम फंक्शन, ब्रोमीन की जगह क्लोरीन आ जाएगा। या फिर एक और स्पेशल रिएजेंट है क्लोरीनेशन के लिए, और वो स्पेशल रिएजेंट है यहां पर SO2Cl2 in presence of light। आप या तो NCS यूज कर सकते हैं या फिर आप यूज कर सकते हैं SO2Cl2, that is sulfuryl chloride। आप ध्यान दीजिएगा, this SO2Cl2 is called sulfuryl chloride। It is sulfuryl chloride that can also be used for allylic and benzylic halogenation। तो अलैलिक या बेंजाइलिक हैलोजिनेशन के लिए आप सल्फ्यूराइल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। और ये तो बात होगी देखो स्पेशल रिएजेंट की। अब पॉइंट है कि अगर हमें रिएक्शन कंडीशन को स्पेशल करना है तो क्या है, सेम वही, आप क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट लेंगे और वहां पर भी आप क्लोरीन को लो कंसंट्रेशन के साथ मेंटेन करेंगे। तो थर्ड केस आपके पास ये हो सकता है, देखो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड अगेन क्लोरीन इज टू बी यूज्ड विद लो कंसंट्रेशन। यहां पर क्लोरीन आपको लो कंसंट्रेशन के साथ में यूज करना होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? सो दीज आर द स्पेशल रिएजेंट कंडीशन और द स्पेशल रिएक्शन कंडीशन फॉर दिस स्पेसिफिक हैलोजिनेशन प्रोसेस। व्हाट इज द स्पेसिफिक हैलोजिनेशन प्रोसेस? अलैलिक और बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। और अलैलिक और बेंजाइलिक हैलोजिनेशन क्या समझ में आ रहा है ना? इन केस ऑफ अलैलिक हैलोजिनेशन, दिस अलैलिक हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, एंड इन केस ऑफ benzylic halogenation, this benzylic hydrogen will be replaced by halogen। और इसके लिए आपको जनरल हैलोजिनेशन कंडीशन नहीं रखना है। जनरल हैलोजिनेशन कंडीशन क्या है? कंपाउंड इज रिएक्टेड विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और एट हाई टेम्परेचर। तो वो कंडीशन अगर आप लोगे तो उसमें समझ में आना प्रॉब्लम क्या है। उस केस में हैलोजिनेशन तो होगा, लेकिन मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स विल बी ऑब्टेन्ड। अगर आपको स्पेसिफिक साइट पर हैलोजिनेशन करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल रिएजेंट यूज करना होगा या रिएक्शन कंडीशन को स्पेशल बनाना होगा। और स्पेशल रिएजेंट क्या है? तो ब्रोमिनेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं NBS, दैट इज एन ब्रोमोसक्सेनामाइड,
या क्लोरीनेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं NCS और सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और या फिर आप स्पेशल रिएजेंट यूज ना करना चाहें तो आपको रिएक्शन कंडीशन को स्पेशल बनाना है, और वो स्पेशल रिएक्शन कंडीशन क्या है? तो ब्रोमिनेशन के लिए आप ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट ब्रोमीन विल बी यूज्ड विद लो कंसंट्रेशन, एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड अगेन क्लोरीन विल बी यूज्ड विद लो कंसंट्रेशन। क्या बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। क्लियर? अब एक बात ध्यान देना, देखो इन केसेस में अगर हम स्पेशल केस की बात करें, स्पेशल साइट पर, स्पेसिफिक साइट पर अगर हम हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं, और वो स्पेसिफिक साइट है हमारे पास अलाइलिक या बेंजाइलिक साइट, तो इसका मैं आपको की कंसेप्ट बताता हूं कि इन कंडीशंस में ऐसा क्या हो रहा है, क्या रीजन है कि हमें प्रोडक्ट अलाइलिक और बेंजाइलिक साइट के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है। तो उसका रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। आप तो ये ध्यान रखिएगा, इन केसेस में ध्यान देना, इन केसेस में आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप NBS यूज करते हैं, अगर आप NCS यूज करते हैं, अगर आप SO2Cl2 यूज करते हैं, अगर आप हेलोजन यूज करते हैं लो कंसंट्रेशन के साथ में, तो इस केस में हेलोजिनेशन एक स्पेसिफिक साइट पर होगा, और वो स्पेसिफिक साइट कौन सी होगी? द साइट वेयर फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। आप ध्यान देना, अगर किसी कंपाउंड की रिएक्शन आप इस कंडीशन में करवाते हैं तो उस कंपाउंड में हेलोजिनेशन एक स्पेसिफिक साइट पर होगा, और वो स्पेसिफिक साइट कौन सी होगी? दैट साइट वेयर फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। उसका आपको वो कंडीशन चेक करना है, उस साइट को आपको चेक करना है जहां पर फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल हो। जैसे देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो आप सोचिए यहां जब फ्री रेडिकल बनेगा तो वो फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। इसी तरह से यहां जब फ्री रेडिकल बनेगा तो वो फ्री रेडिकल भी क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, इन रिएजेंट कंडीशन में या इन रिएक्शन कंडीशन में जो भी कंपाउंड आपको दिया है, उस कंपाउंड में आप एक स्पेसिफिक साइट पर हेलोजिनेशन करेंगे, और वो स्पेसिफिक साइट कौन सी होगी? द साइट वेयर फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? वास्तव में देखो, आप ध्यान देना, देखो अगर आपने लो कंसंट्रेशन के साथ में ब्रोमीन यूज किया, हेलोजन अगर आप लो कंसंट्रेशन के साथ में यूज कर रहे हैं, जैसे यहां भी हम हेलोजन लो कंसंट्रेशन के साथ में यूज कर रहे हैं, तो आप सोचिए हेलोजन की अगर कंसंट्रेशन लो है तो जो रिएक्शन होगी वो स्पेसिफिक हो जाएगी। भाई अगर हेलोजन सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं, हेलोजन अगर सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, तो सफिशिएंट अमाउंट में अगर हेलोजन अवेलेबल हुआ तो फिर तो हर साइड के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर हेलोजन सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं हुआ तो आपको उस स्पेसिफिक साइट के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा जहां पर रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्या बात समझ में आ रही है? और देखो NBS की अगर हम बात करें कि NBS यही काम करता है, ये उस साइट पर हेलोजिनेशन करता है जहां पर रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ऐसा क्यों? या SO2Cl2 और NCS ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये जो रिएजेंट्स हैं ये भी हेलोजन प्रोवाइड करते हैं लो कंसंट्रेशन के साथ में। NBS के लिए कहा जाता है, देखो इट प्रोवाइड्स हेलोजन विद लो कंसंट्रेशन, ये बहुत ही धीरे धीरे रुक रुक के हेलोजन प्रोवाइड करता है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो NBS हेलोजन प्रोवाइड करता है लो कंसंट्रेशन के साथ में, NCS SO2Cl2 हेलोजन प्रोवाइड करता है लो कंसंट्रेशन के साथ में। तो ये रिएजेंट इसलिए स्पेशल बन जाते हैं, या अगर आप हेलोजन डायरेक्टली लो कंसंट्रेशन के साथ में यूज करें तो ये इसलिए स्पेशल कंडीशन बन जाती है क्योंकि अगर हेलोजन लो कंसंट्रेशन के साथ में अवेलेबल है, इसकी अवेलेबिलिटी अगर कम है, तो जो हेलोजिनेशन होगा वो एक स्पेसिफिक साइट पर होगा, और वो स्पेसिफिक साइट समझ में आ रहा है ना कौन सी होगी? द साइट ऑफ द कंपाउंड वेयर फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब मैं इसका की कंसेप्ट लिखने जा रहा हूं, आप ध्यान देना।
यस, आप ध्यान दीजिएगा। देखो जो पॉइंट है यहाँ पर, की कंसेप्ट जो है वो ये, इन द अबव रिएजेंट और रिएक्शन कंडीशंस, जो मैंने आपको रिएजेंट और रिएक्शन कंडीशंस बताई, इन रिएजेंट और रिएक्शन कंडीशंस में क्या होता है, इन दीज रिएक्शन कंडीशंस और रिएजेंट कंडीशन, हैलोजिनेशन स्पेसिफिकली टेक्स प्लेस ऑन दैट साइट ऑफ द कंपाउंड वेयर फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। बस इन रिएजेंट कंडीशन में ध्यान देना, इन रिएजेंट कंडीशन में या इन रिएक्शन कंडीशन में जो भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है, उस कंपाउंड में आप हैलोजिनेशन एक स्पेसिफिक साइट पर करेंगे, और वो स्पेसिफिक साइट कौन सी होगी, आप उस कंपाउंड की उस साइट को सेलेक्ट कर लें जहां पर फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। बस जहां पर फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है उसी के करस्पॉन्डिंग आपको हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर होगी बात ये? सो दीज आर द स्पेशल कंडीशंस फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। आया समझ में? चलिए इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान देना। जैसा देखो ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, अब कंपाउंड जो आपको दिया हुआ है दैट इज आइसोब्यूटाइलिन, जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है दैट इज आइसोब्यूटाइलिन, and this isobutylene is to be reacted with HCl in one case, HCl in presence of peroxide, HBr in presence of peroxide, bromine in carbon tetrachloride, NBS in presence of light and bromine in presence of light। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर तो हम बात कर सकते हैं रिएक्शन विल कंप्लीट थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। याद करो एल्केन्स की रिएक्शन हमने HX के साथ में डिस्कस किए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इस केस में हम बात कर सकते हैं एडिशन विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर आप कह सकते हैं कार्बोनेट स्टेबिलिटी। आप ध्यान देना HCl की अगर बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इज H+ एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इज Cl-। अब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां पर ऐड होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट मेनली ऐड होगा CH2 पर, कार्बोनेट C पर बनेगा, और जिस साइड पर कार्बोनेट बनेगा C पर, वहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड हो जाएगा। और इस केस में अगर बात की जाए तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, tertiary butyl chloride will be obtained as product. This is electrophilic addition reaction and major product will be obtained according to Markovnikov rule, or you can say it will be obtained according to Karpatan stability। चलिए नेक्स्ट आपको दिया है HCl peroxide। क्या मैं कह सकता हूँ HCl के साथ में अगर peroxide दे दिया है तो अब इसमें तो peroxide इफेक्ट होगा, याद करो खराश इफेक्ट, तो कह सकते हैं अब यहाँ पर peroxide इफेक्ट होगा, और इस केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। बोल सकते हैं ऐसा? आंसर है नो। आप ध्यान देना, डेफिनेटली यहां पर अगर हमने पेरोक्साइड लिया है तो पेरोक्साइड के केस में हम पेरोक्साइड इफेक्ट की बात करते हैं, या उस रिएक्शन को हम कहते हैं खराश इफेक्ट, और उस केस में हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो मेनली मिलता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, या हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर आप ये भी याद करो पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन केस ऑफ HBr। HBr के केस में तो हमें पेरोक्साइड इफेक्ट मिलता है ना, याद करो HF, HCl और HI पर पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता है। इस केस में अगर बात की जाए तो इवन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड द रिएक्शन विल कंप्लीट थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कार्बोनेट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, ऐसा हमने डिस्कस किया है। तो इसका मतलब इस केस में भी नो चेंज, सेम प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन। मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और इस केस में भी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से ही कंप्लीट होगी, और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मेनली मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट केस में आप देखो, अब आपको दिया इसमें HBr peroxide। HBr peroxide में हम कहते हैं यस पेरोक्साइड इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड एंड नाउ प्रोडक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इस बार फिर H यहां पर और ब्रोमीन यहां पर ऐड होगा,
और इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा. क्लियर? एंड नाउ इन दिस केस द रिएक्शन विल कंप्लीट थ्रू फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म. यहां पर फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होगा एंड मेजर प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. या आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. नेक्स्ट आपको दिया ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड. याद करो ये तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में डिस्कस किया था. टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, याद करो एंटी एडिशन. तो इस केस में तो क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन पर एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा. दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. और अब आप ध्यान देना, नेक्स्ट आपको दिया है NBS इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. बस अब आप समझ लें, अगर आपको NBS दिया है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट मतलब यहां पर हमें क्या करना है, अलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन. या आप ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में हेलोजिनेशन आपको उस स्पेसिफिक साइट पर करना है जहां पर बनने वाला फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल हो. तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो फ्री रेडिकल यहां स्टेबल बनेगा, या कह सकते हैं यहां स्टेबल बनेगा क्योंकि यहां पर बनने वाला जो फ्री रेडिकल होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप सोचिए, दिस कार्बन इज अलाइलिक कार्बन, दिस कार्बन इज आल्सो अलाइलिक कार्बन. अब हालांकि ये दोनों साइड तो कॉमन है, आप दोनों में से कहीं भी हेलोजिनेशन कर दें तो इस केस में आप ध्यान देना, हेलोजिनेशन विल टेक प्लेस ऑन दैट स्पेसिफिक साइट वेयर फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल. और क्या मैं कह सकता हूं, यहां जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्री रेडिकल बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा. तो इस केस में आप देखो यहां पर हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा. दिस इज अलाइलिक ब्रोमिनेशन. यहां पर आप कह सकते हैं ये हुआ अलाइलिक ब्रोमिनेशन. दिस इज अलाइलिक ब्रोमिनेशन. ये अलाइलिक ब्रोमिनेशन, राइट? और यहां पर आप कह सकते हैं द रिएक्शन कंप्लीट्स विद फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म. ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से कंप्लीट हुई है. क्लियर होगी बात ये? और नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा, या तो आप NBS प्रेजेंस ऑफ लाइट लेना है या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. यहां पर भी हेलोजिनेशन उस साइड पर होगा जहां पर बनने वाला फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है. मतलब अगेन इट विल बी अलाइलिक साइट. तो यहां पर भी सेम प्रोसेस होगा और इस केस में भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा अलाइलिक ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट सेम. अगेन इट विल बी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म. क्लियर हो गई बात ये? तो ये कुछ कंडीशनल रिएक्शंस, कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चंस, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आपको मिले, कहां पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए. तो ये कंपैरेटिव क्वेश्चन मैंने एक साथ करवा दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहे. इस तरह के क्वेश्चंस आपको करना आना चाहिए. क्लियर बात ये? एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. तो जैसे ये कंडीशन आपको दी हुई है, अब ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर बात की जाए तो ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में जो रिएक्शन होगी वो किस साइड पर होगी? एक बात ध्यान देना, देखो यहां पर आपको ना तो कंडीशन दी है टेम्परेचर की, ना कंडीशन आपको दी है प्रेजेंस ऑफ लाइट की. इसका मतलब डेफिनेटली यहां पर बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो इटसेल्फ ब्रेक होगा. जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो इटसेल्फ ब्रेक होगा. और इटसेल्फ अगर बॉन्ड ब्रेक होने की बात की जाए तो फिर तो हम कह सकते हैं रिएक्शन जो होगी वो इस साइड पर होगी क्योंकि पाई बॉन्ड वीक है. कौन से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आसानी से होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आसानी से होगा. तो इस साइड के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा. मतलब ये तो वही हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हमने डिस्कस की थी, एंटी एडिशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. तो यहां तो प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा. वन ब्रोमीन विल बी ऑन वेज एंड अदर ऑन डैश. क्या बात समझ में आ रही? और यहां पर आप कह सकते हैं ये ब्रोमीन वेज पर और ये ब्रोमीन अगर डैश पर है तो इसका अपोजिट कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है. यहां पर ब्रोमीन वेज डैश और यहां पर वेज पर है, वही दोनों मिरर इमेज होंगे. ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स, डेक्स्ट्रोलियोइसोमर्स. तो इसके साथ में हमें ये प्रोडक्ट भी मिल जाएगा
जिसमें हम बात कर सकते हैं दिस ब्रोमीन विल बी ऑन डैश एंड दिस ब्रोमीन विल बी ऑन वेज। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यार इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये तो एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, दीज आर मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स। और जरा देखो, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस एंड ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस में हम बात करते हैं इफ वन बिहेव्स लाइक डेक्स्ट्रो देन अदर बिहेव्स लाइक लीवो। सो दीज आर डेक्स्ट्रो लीवो आइसोमर्स रेसिमिक मिक्सचर। और अब आप ध्यान देना, अगर आपको यहां पर दिया जाए ये कंडीशन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्वेश्चन है अब इसमें रिएक्शन कहां पर होगी? देखो, इसमें तो मैंने आपसे कहा कि रिएक्शन पाइबोन पर होगी। क्वेश्चन है पाइबोन पर ही क्यों होगी? क्योंकि देखो, ना तो इसमें हमने प्रेजेंस ऑफ लाइट ली है, ना हमने यहां पर टेम्परेचर कंडीशन ली है। इसका मतलब इस केस में तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो इटसेल्फ बॉन्ड ब्रेक होगा। और इटसेल्फ कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा? पाइबोन, क्योंकि पाइबोन वीक है। अरे भाई, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही तो फ्लो होगा ना, तो वो तो पाइबोन पर ही रिएक्शन होगी। लेकिन अगर आपने दिया प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो प्रेजेंस ऑफ लाइट या हाई टेम्परेचर की अगर बात करें तो इसका मतलब बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं। और बॉन्ड अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो फिर तो होमोलाइसिस प्रोसेस होगा, और वो बॉन्ड कहीं भी ब्रेक हो सकता है। अगर कहीं भी ब्रेक हो सकता है तो इस केस में तो फिर आपको आंसर उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देना होगा जो मैंने आपको बताया। इस केस में क्योंकि होमोलाइसिस प्रोसेस होगा तो अब आपको वो साइट सेलेक्ट करनी होगी जहां पर बनने वाला रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। और कहां पर बनने वाला रेडिकल इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो ध्यान देना, आप सोचिए ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो फिर तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडिकल बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। और अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तो मैंने आपसे ये कहा, इस केस में हम उस साइट पर हैलोजिनेशन करेंगे जहां पर बनने वाला रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल हो। सो अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलाइलिक हैलोजिनेशन। ये वही एलाइलिक हैलोजिनेशन का केस आ गया इसमें। दिस इज एलाइलिक हैलोजिनेशन and that completes through free radical substitution mechanism। और ये जो रिएक्शन है ये यहां पर कंप्लीट हुई है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये 12th एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये 12th एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि ब्रोमीन आपको दिया है, एल्कीन आपको दिया है तो बस आप क्या करते हो, नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, एल्कीन जब दिया होता है तो वो क्या करते हैं, बस पाइबोन पर रिएक्शन करा देते हैं। बिल्कुल पाइबोन पर हम रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन वो तब जब ये कंडीशन हो। क्योंकि पाइबोन पर रिएक्शन करवाने के लिए आप सोचिए, इस रिएक्शन में अगर मैं प्रेजेंस ऑफ लाइट की बात कर रहा हूं तो पाइबोन पर रिएक्शन करवाने के लिए बॉन्ड तो हमें ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो पाइबोन पर ही अगर रिएक्शन करवाना है तो नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगी, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, उनका फ्लो तो अपने आप ही हो जाएगा, उसी के थ्रू बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने प्रेजेंस ऑफ लाइट ली है या मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली अगर मैं बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं तो मतलब मेरा यहां पर टारगेट कुछ और है। मैं उस साइड पर रिएक्शन करवाना चाहता हूं जहां पर बनने वाला रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। और वो रेडिकल तो डेफिनेटली इसी साइड के करस्पॉन्डिंग बनेगा, क्योंकि यहां जो रेडिकल बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। क्लियर बात ये? तो दिस इज अबाउट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, जिसमें एक जनरल हैलोजिनेशन मैंने आपको बताया, जनरल कंडीशन आपको बताई रिएक्शन विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और उसमें तो फिर हम बात करते हैं कि आपको मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल कंपाउंड्स बनेंगे। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक हैलोजिनेशन की बात करें, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलोजिनेशन की, तो उसके लिए फिर आपको रिएक्शन कंडीशन को स्पेशल रखना होगा। और वो स्पेशल रिएक्शन कंडीशंस क्या है? तो वो स्पेशल रिएक्शन कंडीशंस ये हैं। इन कंडीशंस में अगर आपको कंपाउंड दिया हुआ है तो आपको उस साइड पर हैलोजिनेशन करना है जहां पर बनने वाला रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल हो। क्लियर बात ये? सो दिस इज अबाउट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में मैंने फर्स्ट स्टेशन कंप्लीट कर लिया, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। आगे हम डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन, इसमें हैलोजिनेशन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन की। हालांकि देखो, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन विच आर एग्जांपल्स ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, इसमें हैलोजिनेशन वाला पार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। तो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, इनसे रिलेटेड कुछ और बात की जाए, ठीक है? शॉर्ट में इसको डिस्कस करते हैं, नाइट्रेशन और फिर सल्फोनेशन। आप ध्यान देना,
देखो नेट रिएक्शन की अगर बात की जाए नाइट्रेशन में, तो एल्केन इज रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में हम एल्केन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में लेते हैं इन वेपर फेज। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन वेपर फेज। द ओवरऑल प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। देखो इस रिएक्शन में अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो रिएक्शन का शॉर्टकट ये रहेगा -H2O and RNO2, that is formation of nitroalkane. So in case of nitration of alkane, hydrogen of alkane is replaced by nitro group and we get nitroalkane as the product along with H2. This is overall nitration process. आप ध्यान देना, देखो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की अगर बात की जाए, रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म की हम बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी? देखो सबसे पहले हम रिएक्शन कंडीशन में, टेम्परेचर कंडीशन में जो नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल हमने लिया है उसका बॉन्ड ब्रेक करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा एल्केन्स की रिएक्शंस जो हैं उनमें रिएक्शंस को हमें इनिशिएट करना होता है क्योंकि एल्केन्स नॉन-पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें स्ट्रांगली बॉन्डेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बॉन्ड ब्रेक होने की हम बात करते हैं वो एल्केन की रिएक्शंस में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एल्केन्स की रिएक्शंस को हमें इनिशिएट करना होता है। जैसे हमने हैलोजिनेशन में भी डिस्कस किया, the reaction is carried out in presence of light और in temperature condition। यहाँ भी हम बात करें कि रिएक्शन टेम्परेचर कंडीशन में हम करवाते हैं, मतलब इस केस में भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले थर्मोलाइसिस मतलब टेम्परेचर के थ्रू नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अब आप ध्यान देना, क्योंकि देखो यहाँ पर हम बॉन्ड खुद ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, आउटसोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करके बॉन्ड ब्रेक करने की बात कर रहे हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, बॉन्ड अगर हम ब्रेक करते हैं तो उस केस में होमोलाइसिस प्रोसेस होगा। याद करें, थर्मोलाइसिस एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट, थर्मोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस आर फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस। तो इस केस में यहाँ पर होमोलाइसिस प्रोसेस होता है और होमोलाइसिस प्रोसेस में यहाँ पर दो तरह के फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, OH डॉट एंड NO2 डॉट। क्लियर? अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन है, विच इज मोर रिएक्टिव, OH डॉट और NO2 डॉट? आंसर है OH डॉट। OH डॉट इज मोर रिएक्टिव क्योंकि OH डॉट में अगर बात की जाए ये समझ में आ रहा है OH डॉट मोर रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि OH डॉट में, OH फ्री रेडिकल में अगर बात की जाए तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जबकि NO2 फ्री रेडिकल में नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इन ज्यादा है तो फिर तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को डिसलाइक करेगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन होगी, ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन है मतलब मोर रिएक्टिव होगा। तो OH डॉट इज मोर रिएक्टिव देन NO2 डॉट, और क्योंकि OH डॉट मोर रिएक्टिव है तो इट विल रिएक्ट फर्स्ट विद एल्केन, ये एल्केन के साथ में पहले रिएक्ट करेगा। और अब आप ध्यान देना, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं देखो कि जब भी फ्री रेडिकल इंटरैक्ट करता है बॉन्ड फिशन का टाइप होमोलाइसिस होता है। तो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर होमोलाइसिस प्रोसेस होगा और इस होमोलाइसिस प्रोसेस में आप ध्यान देना दो तरह के फ्री रेडिकल का जनरेशन यहां पर पॉसिबल है, R डॉट एंड H डॉट। आप बता सकते हैं विच विल रिएक्ट फर्स्ट? आंसर है H डॉट। आप याद करें, पहले भी मैंने आपसे कहा है जब भी होमोलाइसिस में अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन ही पहले बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, दैट इज मोर रिएक्टिव क्योंकि हाइड्रोजन के साथ बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। सो इन दिस केस H डॉट विल रिएक्ट फर्स्ट, और अगर H डॉट पहले रिएक्ट करेगा तो इसका OH डॉट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और ये H डॉट OH डॉट कंबाइन होकर फॉर्मेशन करेंगे H2O का, और यहां पर एक न्यू फ्री रेडिकल जनरेट होगा R डॉट। एंड नाउ दिस R डॉट विल गेट कंबाइंड विद NO2 डॉट। ध्यान देना, ये R डॉट फिर NO2 डॉट के साथ में कंबाइन होगा और इसके करस्पॉन्डिंग हमें मिलता है फिर यहां पर RNO2, that is formation of nitroalkane. So this is how nitroalkane is formed in the reaction. ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। क्लियर हो रही बात ये? अब एक बात ध्यान देना, देखो हमने कहा कि इन नाइट्रेशन ऑफ एल्केन हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप एंड दिस इज द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब रिएक्शन कंडीशन की अगर बात की जाए तो यहां पर हम रिएक्शन में टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन की बात कर रहे हैं। एक बात ध्यान देना, देखो एल्केन की रिएक्शंस में अगर आप टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी मेंटेन करेंगे
अगर आप हाई टेम्परेचर के साथ में हाई प्रेशर भी मेंटेन करेंगे तो ऐसे केस में हम बात करते हैं इन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन क्रैकिंग ऑफ एल्केन मॉलिक्यूल्स आल्सो टेक्स प्लेस। आप समझ रहे हैं इस बात को, जब आप एल्केन की रिएक्शंस में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर मेंटेन करते हैं तो ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर विल बी क्रैकिंग ऑफ एल्केन मॉलिक्यूल्स। उस कंडीशन में ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होता है, एल्केन मॉलिक्यूल्स की क्रैकिंग भी होती है। क्रैकिंग मतलब उसकी जो कार्बन चेन्स होती हैं वो ब्रेक होने लगती है। आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंस दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स क्रैकिंग ऑफ एल्केन मॉलिक्यूल्स। और उस क्रैकिंग प्रोसेस में हम कहते हैं कि एल्केन मॉलिक्यूल्स जो कार्बन चेन होती हैं वो क्रैक होने लगती हैं। और अब आप सोचिए, अगर कार्बन चेन कहीं से क्रैक होगी इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर विल बी ब्रेकेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड आल्सो। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा वो तो मैकेनिज्म से क्लियर है ही। देयर इज ब्रेकेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन, दैट इज वेरी क्लियर विद दिस मैकेनिज्म। आप ध्यान देना, इस मैकेनिज्म से ये बात तो क्लियर है कि देयर इज ब्रेकेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सिंस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स क्रैकिंग ऑफ एल्केन मॉलिक्यूल्स। और क्रैकिंग में हम बात करते हैं कि इन क्रैकिंग ऑफ एल्केन मॉलिक्यूल्स देयर विल बी ब्रेकेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आल्सो। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि इस रिएक्शन में दोनों तरह के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक होगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होगा। देखो ये बात आप हैलोजिनेशन में भी कर सकते हैं। अगर आप एल्केन के हैलोजिनेशन में, जैसे कि हम बात करते हैं कि द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन टेम्परेचर कंडीशन और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अब अगर आप वहां पर भी रिएक्शन में हाई प्रेशर भी साथ में मेंटेन करें, टेम्परेचर इन प्रेजेंस या फिर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट उसके साथ में अगर आप रिएक्शन में हाई प्रेशर भी मेंटेन करते हैं तो वहां पर भी हम क्रैकिंग की बात करेंगे। देखो एल्केन की रिएक्शन में अगर आप हाई टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली देयर विल बी क्रैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनफैक्ट आप देखो, आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं एल्केन मॉलिक्यूल लूं साथ में कोई दूसरा कंपाउंड मिक्स ना करूं, जैसे यहां तो मैंने नाइट्रिक एसिड ले लिया है, मिक्स किया है, अगर मैं ओनली एल्केन मॉलिक्यूल लूं और उसी को मैं हाई टेम्परेचर प्रेशर पर हीट करता हूं, मतलब हाई प्रेशर कंडीशन में हीट करता हूं अगर मैं, तो उस केस में भी हम बात करते हैं देयर विल बी क्रैकिंग ऑफ एल्केन मॉलिक्यूल्स। उस कंडीशन में भी एल्केन मॉलिक्यूल्स की क्रैकिंग होती है। ओनली एल्केन मॉलिक्यूल आपने लिया, हाई टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन किया, क्रैकिंग हो जाएगी। तो क्योंकि यहां भी हम हाई टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं तो फिर इस केस में हम कहेंगे कि अलोंग विथ ब्रेकेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देयर विल बी ब्रेकेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड आल्सो। रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होता है। और फिर तो हम बात करेंगे कि अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर तो इसके करस्पॉन्डिंग भी फ्री रेडिकल बनेंगे, और अगर इस बॉन्ड के ब्रेक होने के करस्पॉन्डिंग जो फ्री रेडिकल बनेंगे अगर वो फ्री रेडिकल NO2 फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में आ जाएं तो फिर तो इनके करस्पॉन्डिंग भी नाइट्रोएल्केन मिलेगा। इसका मतलब नॉट ओनली ब्रेकेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर इज ब्रेकेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड आल्सो। So variety of free radicals will be available in the reaction mixture which may get combined with NO2 free radical to give RNO2, and this is the reason why mixture of all possible nitroalkanes is obtained in the reaction। ये रीजन है कि एल्केन का जब आप नाइट्रेशन करते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के करस्पॉन्डिंग तो नाइट्रोएल्केन आपको मिलेंगे ही। सुनिएगा इस बात को, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होकर के उसके करस्पॉन्डिंग तो आपको नाइट्रोएल्केन मिलेंगे ही, लेकिन क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स की क्रैकिंग होने की वजह से, क्रैकिंग क्यों हो रही है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप रिएक्शन में हाई टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं तो ऐसे में कुछ मॉलिक्यूल्स की क्रैकिंग होने की वजह से उनके करस्पॉन्डिंग जो फ्री रेडिकल बनते हैं वो फ्री रेडिकल भी NO2 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर के नाइट्रोएल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो मतलब जब आपको ये पूछा जाए, क्योंकि मोस्टली इसमें क्वेश्चन यही आता है, एक एल्केन आपको गिवन होती है, उसका नाइट्रेशन में आपको ये पूछा जाता है नंबर ऑफ different type of nitroalkanes which are expected to be formed in the reaction। कितने तरह के नाइट्रोएल्केन्स आपको इस एल्केन से मिल सकते हैं, मोस्टली इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट उसमें क्या करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके डिफरेंट कंडीशन चेक कर लेते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग बताते हैं नाइट्रोएल्केन क्या बनेगा। लेकिन ओनली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके उनके करस्पॉन्डिंग भी आपको फ्री रेडिकल बनाना है और उन फ्री रेडिकल के करस्पॉन्डिंग भी नाइट्रोएल्केन आपको काउंट करना है, क्योंकि रिएक्शन में दोनों तरह के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। क्लियर हो रही बात ये समझ में आ रहा पॉइंट ये, मैं आपको इसको एग्जांपल पे भी अप्लाई करके बताऊंगा। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं, देखो द रिएक्शन इज कैरिड आउट in vapor phase
high temperature and pressure condition, it involves breakage of carbon-carbon bond along with कार्बन-हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि रिएक्शन में हम हाई टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, और जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकेज है कार्बन हाइड्रोजन वो तो हो गई, तो दोनों तरह के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। और ध्यान देना दिस इज द रीजन वाई mixture of all possible nitroalkanes is obtained as product। रिएक्शन में आपको सभी तरह के नाइट्रो अल्केन्स का मिक्सचर एज अ प्रोडक्ट मिलता है। मैं आपको एग्जांपल पर इसे अप्लाई करके बताता हूं, आप ध्यान देना। जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ये इस रिएक्शन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ध्यान देना, प्रोपेन टू बी रिएक्टेड विथ concentrated nitric acid at high temperature and pressure condition in vapor phase। Now the question is, number of different nitroalkanes formed in the reaction। कितने तरह के डिफरेंट नाइट्रोअल्केन्स का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में होगा, ये क्वेश्चन मोस्टली इसमें पूछा जाता है। अब आप ध्यान देना, देखो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रिएक्शन में दोनों तरह के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो ब्रेक हो गई मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, वो तो क्लियर है ही, लेकिन क्योंकि रिएक्शन में टेम्परेचर के साथ में हम हाई प्रेशर भी मेंटेन करते हैं, तो ऐसे केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होंगे कुछ एल्केन मॉलिक्यूल्स की क्रैकिंग की वजह से। अब आप ध्यान देना, पहले इसमें बात करता हूं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। आप ध्यान दें, देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग अगर बात की जाए, सुनिएगा इस बात को, तो एल्केन मॉलिक्यूल में अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की बात कर रहा हूं, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोपेन आपको दिया हुआ है, तो ध्यान देना, देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक हो सकता है। अगर बात की जाए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी ब्रेक हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी ब्रेक हो सकता है, और अगर बात की जाए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो वो ये भी ब्रेक हो सकता है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं, देखो ब्रेकेज ऑफ दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी सेम केस, ये सेम केस होगा। मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमारे पास दो डिफरेंट केसेस हैं। एक तो हम बात कर सकते हैं, एक तो इस केस के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट, और एक हम बात कर सकते हैं ये सेकंड। हाँ, अगर हम बात करें कि यहां से बॉन्ड का ब्रेक होना, तो इट इज रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट, ये तो फर्स्ट का ही रिपीटेशन हो जाएगा। क्लियर बात ये? तो अब आप देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग अगर बात की जाए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग अगर बात की जाए, तो यहां पर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दो केसेस हमारे पास हैं। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, देखो ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्री रेडिकल आपको मिलेगा, वो फ्री रेडिकल जब NO2 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा इस केस में, वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन। उस केस में हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्या क्लियर हो रही बात ये? और अब आप ध्यान देना, अगर आप सेकंड केस लेते हैं, यहां से अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो NO2 ग्रुप यहां पर ऐड होगा, और उस केस में सेकंड केस के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा 2 नाइट्रोप्रोपेन।
ये प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होगा। क्लियर हो रही बात ये तो बात हो गई देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की, लेकिन क्योंकि हम बात करें कि रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, क्रैकिंग भी रिएक्शन में पॉसिबल है, क्योंकि रिएक्शन में टेम्परेचर के साथ हम हाई प्रेशर भी मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप ध्यान देना, अब कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर ब्रेक होने की बात की जाए तो देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड ये ब्रेक हो सकता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड ये भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन आप देखो इस बॉन्ड का ब्रेक होना और इस बॉन्ड का ब्रेक होना एक ही बात है, क्योंकि ये बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें दो तरह के फ्री रेडिकल मिलेंगे। देखो ये बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें दो तरह के फ्री रेडिकल मिलेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल एंड इथाइल फ्री रेडिकल। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप देखो इसके करस्पॉन्डिंग हमें दो तरह के फ्री रेडिकल मिलेंगे, इथाइल फ्री रेडिकल एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या क्लियर हो रही बात है? और जो रिएक्शन मिक्सचर में NO2 फ्री रेडिकल अवेलेबल है, जो रिएक्शन मिक्सचर में नाइट्रो फ्री रेडिकल अवेलेबल है, ये नाइट्रो फ्री रेडिकल देखो अब यहां पर पॉसिबिलिटीज आपको लेना होगा। तो पॉसिबिलिटी में हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रो फ्री रेडिकल में गेट कंबाइंड विद मिथाइल फ्री रेडिकल और दैट में आल्सो गेट कंबाइंड विद इथाइल फ्री रेडिकल। तो थर्ड एंड फोर्थ 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 ये 4 केसेस पॉसिबल है। और अब आप देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग भी हमें दो तरह के फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल एंड इथाइल फ्री रेडिकल। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि अगर मिथाइल फ्री रेडिकल NO2 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होता है तो नाइट्रोमीथेन, और इथाइल फ्री रेडिकल अगर कंबाइन होता है तो उस केस में नाइट्रो ईथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं देखो यहां पर कि वी कैन हैव दीस 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रो एल्केन्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन नाइट्रेशन ऑफ प्रोपेन। क्या क्लियर हुई बात है? तो ये 4 केसेस पॉसिबल हैं जिसमें मैंने दोनों कंडीशंस दी हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज कंसीडर किया है और कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकेज भी कंसीडर किया है। क्लियर बात है? सो 1 2 3 एंड 4 ये 4 टाइप के नाइट्रो एल्केन्स इसमें मिले हैं। और एक बात और ध्यान देना, हालांकि देखो यहां तो वो केस नहीं बन रहा है, अदरवाइज अगर इस नाइट्रो एल्केन फॉर्मेशन में कायरल कार्बन का जनरेशन होता है, जैसे यहां तो कोई कायरल कार्बन नहीं फॉर्म हो रहा है, लेकिन अगर कायरल कार्बन फॉर्म होता तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग RS कॉन्फ़िगरेशन वाले मॉलिक्यूल्स भी कंपाउंड भी कंसीडर करने होते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को इंक्लूड करते हुए उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा आंसर जाता है। Although in this case there is no formation of any chiral carbon, so there is no stereoisomerism case, only structural isomers or the different type of compounds will be obtained in the reaction. So number of nitroalkanes which are expected to be formed on nitration of propane will be 4. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 4 nitroalkanes। क्लियर होगी बात ये? तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन इसमें ये फ्रेम होता है कि ये जो 4 नाइट्रोअल्केन्स हमें मिलेंगे, among these 4 नाइट्रोअल्केन्स which नाइट्रोअल्केन will be obtained as a major product, ये इसका सेकंड क्वेश्चन बन सकता है। तो अब अगर बात की जाए कौन सा नाइट्रोअल्केन हमें यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट में मिलेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखो इन 4 नाइट्रोअल्केन्स के करस्पॉन्डिंग अगर आप फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करें तो क्या मैं कह सकता हूँ सेकंड वाला जो केस है इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्री रेडिकल बनेगा वो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्री रेडिकल बना दैट फ्री रेडिकल विल बी स्टेबलाइज्ड बाय 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो वो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और जो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी के फॉर्मेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, वही इजीली फॉर्म होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब दिस नाइट्रोअल्केन विल बी ऑब्टेन्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोअल्केन्स एंड द स्पेसिफिक नाइट्रोअल्केन दैट इज ऑब्टेन्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये रिएक्शन हमने यहाँ पर कंप्लीट किए, नाइट्रेशन ऑफ प्रोपेन, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। क्लियर बात है? अब एल्केन्स की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में एक लास्ट केस मुझे डिस्कस करना है, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करना है, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। चलिए वो भी डिस्कस करते हैं। सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। देखो एल्केन सल्फोनेशन में भी नेट प्रोसेस की अगर बात की जाए, नेट रिएक्शन की अगर बात की जाए, ध्यान देना क्या होगा।
जो मैकेनिज्म हमने प्रीवियस रिएक्शन में डिस्कस की नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, कुछ वैसी ही मैकेनिज्म यहां भी इन्वॉल्व होती है। ध्यान देना, इस केस में भी हम क्या करते हैं, देखो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल जो लिया है उसके बॉन्ड ब्रेक करते हैं, मतलब वही थर्मोलाइसिस प्रोसेस होगा। और जैसे कि हम बात करते हैं कि बॉन्ड अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो उस केस में बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होता है, होमोलाइसिस। तो ध्यान देना, यहां पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कंडीशन में सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अब आप देखो यहां पर फिर से दो तरह के फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है, हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल एंड सल्फोनिक फ्री रेडिकल SO3H डॉट, विच इज मोर रिएक्टिव, OH डॉट, क्योंकि ऑक्सीजन की एन ज्यादा है और क्योंकि OH डॉट मोर रिएक्टिव है, सो बीइंग मोर रिएक्टिव OH डॉट विल रिएक्ट फर्स्ट। ये OH डॉट पहले एल्केन से रिएक्ट करेगा और ये अगर पहले रिएक्ट करेगा तो जैसे कि हम बात करते हैं कि फ्री रेडिकल अगर इंटरैक्ट करेगा तो बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होगा, होमोलाइसिस। तो यहां भी हम होमोलाइसिस की बात करेंगे और इस होमोलाइसिस में भी दो तरह के फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है, R डॉट एंड H डॉट, व्हिच विल रिएक्ट फर्स्ट। आंसर है H डॉट। आप देखो अभी तक जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए हैं, अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो हाइड्रोजन ही पहले कंबाइन होता है, वो ही पहले बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, वो मोर रिएक्टिव है, H के साथ जो बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। So OH dot is more reactive, so being more reactive it will first interact with alkane and in breakage of this RH bond it will get combined with H dot। ये H के साथ combine होगा तो इन दोनों के combination से तो बन जाएगा H2O और R dot it will get combined with RSO3H to give sulfonic acid molecule। तो इस तरह से यहाँ पर जो R dot होगा ये SO3H dot के साथ combine होकर alkane sulfonic acid का formation करेगा और यहां पर H डॉट OH डॉट मिलकर के H2 फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज अबाउट सल्फोनेशन ऑफ एल्केन इन विच वी कैन से हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सल्फोनिक ग्रुप। जो हाइड्रोजन एल्केन का वो सल्फोनिक ग्रुप से रिप्लेस हुआ है, एल्केन सल्फोनिक एसिड का यहां पर फॉर्मेशन हुआ है। अब ये तो हो गई देखो इस रिएक्शन से रिलेटेड बात, मैकेनिज्म से रिलेटेड बात जो मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन की। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट्स आप सुनिए। एक तो आप ध्यान देना, इस रिएक्शन में हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड मिक्स किया है, रिएक्शन में हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड मिक्स किया है, जबकि आप देखो नेट रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड का कोई यूज नजर नहीं आएगा। भाई हमें ऐसा लग रहा है कि हमें एल्केन का सल्फोनेशन करना है तो ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन में ये तो बना H2O और ये R डॉट SO3H के साथ में कंबाइन होकर एल्केन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, रिएक्शन कंप्लीट। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इस नेट प्रोसेस के अकॉर्डिंग तो ऐसा लगता है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड यूज्ड इन द रिएक्शन। इसका यूज क्या है, एक्चुअली क्या है, देखो एल्केन की रिएक्शंस की अगर हम बात करें, हम एल्केन्स की रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। देखो एल्केन्स की रिएक्शंस आसान तो नहीं है, एल्केन्स की रिएक्शंस है तो डिफिकल्ट, क्योंकि रिएक्शन के इनिशिएशन में अगर मैं एल्केन मॉलिक्यूल की बात करूं तो एल्केन मॉलिक्यूल की से रिएक्शन के इनिशिएशन में आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अगर आप इसकी जगह एल्कीन की बात करें वहां पर आपको हेल्प मिलती है, बिकॉज एल्कीन हैज लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो जैसे ही वेकेंट ऑर्बिटल के साथ में कोई एटम उनके कांटेक्ट में आता है तो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता है और उसी से बॉन्ड ब्रेक होकर रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है। लेकिन एल्केन में तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। एल्केन की रिएक्शंस में हमने कहा रिएक्शंस को हमें इनिशिएट करना पड़ता है, क्योंकि एल्केन्स के थ्रू, एल्केन्स से आपको रिएक्शन के इनिशिएशन में कोई हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो एल्केन्स में पोलैरिटी है और ना ही एल्केन्स में लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दैट मींस एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स। तभी तो एल्केन्स के लिए टर्म हम यूज करते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स टर्म एल्केन के लिए यूज की जाती है। अगर आपको बोला जाए पैराफिन तो अंडरस्टूड है वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन्स, बिकॉज एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स। पैराफिन्स का मतलब यही है, लेस रिएक्टिव, लेस एफिनिटी। तो अगर बात की जाए कि पैराफिन्स आर लेस एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स, ये रीजन है कि हम बात करते हैं कि एल्केन्स की रिएक्शंस आसान नहीं है, एल्केन्स की रिएक्शंस डिफिकल्ट हैं। इसीलिए एल्केन्स की रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए आपको कंडीशंस को फेवरेबल बनाना पड़ता है। तो यहां पर अगर हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड यूज किया है तो इसका भी कहीं ना कहीं रिएक्शन में रोल है, रिएक्शन को फेवरेबल बनाना, रिएक्शन की फिजिबिलिटी को इंक्रीज करना। नाउ हाउ विल इट इंक्रीज फिजिबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन, उसको मैं आपको क्लियर करता हूं। आप ध्यान देना, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो रिएक्शन में आप यूज कर रहे हैं, दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड यूज्ड इन द रिएक्शन एक्चुअली रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। आप देखो इस रिएक्शन में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड जो आप यूज कर रहे हैं, दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड गेट्स कंबाइंड विद H2O। दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड गेट्स कंबाइंड विद H2O टू रीफॉर्म H2SO4। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है?
यहां पर एक्चुअली क्या होगा, देखो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड आप यूज कर रहे हैं वो H2O के साथ में कंबाइन होकर, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्शन में, ये H2O के साथ में कंबाइन होकर H2SO4 रीफॉर्म कर रहा है। और अगर H2SO4 का रीफॉर्मेशन होता है तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि H2SO4 इज वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। भाई H2SO4 रिएक्शन के फॉरवर्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो अगर H2SO4 का रीफॉर्मेशन होता है तो फिर तो रिएक्शन के फॉरवर्ड होने की जो फिजिबिलिटी है वो यहां पर बढ़ जाएगी। सो दिस इज द रीजन व्हाई द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या मेरा पॉइंट समझ में आई है? एक पॉइंट और, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एल्केन्स की रिएक्शन है तो डिफिकल्ट, इसीलिए आप ध्यान देना अगर हम बात करें एल्केन के सल्फोनेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है, अगर हम बात करें एल्केन्स के सल्फोनेशन की तो सिंस रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स आर डिफिकल्ट दैट्स व्हाई ऑल एल्केन्स डू नॉट शो दिस रिएक्शन। सारे एल्केन ये रिएक्शन शो कर ही नहीं पाते हैं और प्रॉब्लम वही है क्योंकि एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स, एल्केन्स की रिएक्शन जो है वो डिफिकल्ट है। अब मैंने आपसे कहा कि ऑल एल्केन्स डू नॉट शो दिस रिएक्शन, अगर पूछा जाए कि क्यों नहीं शो कर पा रहे हैं तो आसान आंसर है सिंस एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स दे आर पैराफिन्स। तो क्वेश्चन अब यहां पर पॉइंट ये बनता है कि अगर सारे एल्केन्स ये रिएक्शन शो नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन है विच एल्केन्स विल शो दिस रिएक्शन, कौन से एल्केन्स ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो ध्यान देना एल्केन्स में अगर हम सल्फोनेशन की बात करें तो ये कंडीशनल रिएक्शन है, विच एल्केन कैन शो दिस रिएक्शन उसकी अगर बात की जाए तो ध्यान देना यहां पर हमें एक कंडीशन रिक्वायर्ड है। मैं 2 पॉइंट बता रहा हूं, उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर हमारी फुलफिल होती है, मैं 2 कंडीशंस आपको बता रहा हूं, उनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो दैट एल्केन विल शो दिस रिएक्शन। और कंडीशन क्या है ध्यान देना, दोज एल्केन्स कैन शो दिस रिएक्शन which either have 3 degree hydrogen और 6 और more than 6 कार्बन एटम्स। आप ध्यान देना या तो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी डिमांड रहेगी कि एल्केन में सल्फोनेशन तभी होगा जब या तो एल्केन में 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब आप देखो 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो मैं एक ऐसे एल्केन का एग्जांपल लेता हूं जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। कैसे, आप देखो या तो आप ये एल्केन ले सकते हैं, देखो दिस इज द एल्केन दैट इज हैविंग 3 डिग्री हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद 3 डिग्री कार्बन, सो इट इज 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो या तो हमने कहा कि एल्केन में 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए और अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन शुड बी 6 और मोर देन 6 कार्बन। जरा ध्यान देना, और 6 और मोर देन 6 कार्बन इन एल्केन, 6 और मोर देन 6 कार्बन इन एल्केन। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आइदर और है, या तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाए कि 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उस केस में नंबर ऑफ कार्बन से हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो तो एल्केन में कार्बन का काउंट 6 या 6 से ज्यादा होना चाहिए। अब आप देखो क्वेश्चन है कि हमने कहा भी एल्केन्स आर अगर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, अगर हम ये बात करें कि एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स तो या तो फिर अगर हम कह रहे हैं कि लेस रिएक्टिव है तो फिर कोई भी एल्केन रिएक्शन शो ना करें। हमने कहा कुछ एल्केन रिएक्शन शो करेंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी, और जो नहीं कर पाएंगे उनका लिए तो ठीक है, हमने कहा कि एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स, उनका नेचर है रिएक्ट नहीं करना। लेकिन अगर कोई एल्केन रिएक्ट कर पा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा द एल्केन हैविंग 3 डिग्री हाइड्रोजन और द एल्केन हैविंग 6 और मोर देन 6 कार्बन, तो क्वेश्चन है कि इनमें ऐसी क्या कंडीशन है जो रिएक्शन के लिए फेवरेबल है। तो आप ध्यान देना, देखो 3 डिग्री हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, सुनिएगा इस बात को, अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो फिर तो मैं कह सकता हूं रिएक्टिव साइट इज प्रेजेंट इन एल्केन मॉलिक्यूल फॉर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। अब आप सोचिए अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो फिर तो हम कह सकते हैं ये बॉन्ड यहां पर इजीली ब्रेक हो जाएगा। ये साइट आप कह सकते हैं ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाली जो साइट है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिव साइट है, क्योंकि आप देखो मैंने कहा कि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग बनने वाला रेडिकल स्टेबल है। 3 + 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर अवेलेबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन टू मेक इट स्टेबलाइज। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। ये एक तरह से आप कह सकते हैं रिएक्टिव साइट है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं रिएक्टिव साइट है फॉर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, या तो एल्केन ऐसा लिया जाए जिसमें रिएक्टिव साइट प्रेजेंट हो, और वो रिएक्टिव साइट कौन सी होगी, 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अदरवाइज हम बात करेंगे कि एल्केन में कार्बन एटम्स का काउंट ज्यादा होना चाहिए। बोले कितना होना चाहिए,
6 और मोर देन 6। अब देखो 6 ही क्यों, तो ये तो प्रैक्टिकल बेसिस पर फाइंड किया हुआ है, लेकिन पॉइंट ये आता है कि कार्बन ज्यादा क्यों होने चाहिए, ज्यादा कार्बन होने से फायदा क्या है, आप समझना इस बात को। देखो अगर मैं बात करता हूं एल्केन विद 5 कार्बन एटम्स, सुनिएगा इस बात को, अगर मैं बात करता हूं एल्केन विद 5 कार्बन एटम्स, चलिए एल्केन विद 5 कार्बन एटम्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास ये एल्केन है, राइट, ये एल्केन हमारे पास है। अब इस एल्केन में आप देखो 5 कार्बन एटम्स के साथ में हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 12, C5H12, तो ये 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या मैं कह सकता हूं एल्केन के सल्फोनेशन में जो रिएक्शन की साइट है, जो रिएक्शन की साइट है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आप ये एल्केन ले रहे हैं तो इस केस में नंबर ऑफ साइट्स कितनी है, 12 साइट्स आर अवेलेबल फॉर द रिएक्शन, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक हो सकता है, ये ब्रेक हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इनमें से कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो इसका मतलब रिएक्शन में टोटल 12 साइट्स अवेलेबल है। अब आप सोचिए अगर मैं कार्बन और बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ साइट और बढ़ जाएगी, अगर कार्बन कम करूंगा तो कार्बन हाइड्रोजन का काउंट कम हो जाएगा, नंबर ऑफ साइट्स कम हो जाएगी। अभी इसमें कार्बन हाइड्रोजन की टोटल कितनी साइट्स हैं, 12, मतलब आप कह सकते हैं रिएक्शन के लिए टोटल 12 साइट्स अवेलेबल हैं, बिकॉज इन द रिएक्शन वी कैन सी देयर इज ब्रेकेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप देखो अगर मैं यहां पर 5 कार्बन से इंक्रीज करता हूं, 6 कार्बन अगर लेता हूं तो जैसे ही आप यहां पर कार्बन इंक्रीज करेंगे उसी तरह से हाइड्रोजन भी इंक्रीज होंगे। अब अगर आप देख सकते हैं कि 6 कार्बन है तो फिर यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 14। तो आप इस केस में कह सकते हैं देखो अगर 5 कार्बन में बात की जाए तो यहां पर हम बात कर सकते हैं 12 साइट्स आर अवेलेबल, और अगर मैं बात करता हूं C6H14 की तो यहां पर आप कह सकते हैं 14 साइट्स आर अवेलेबल, राइट। इसका मतलब आप कह सकते हैं विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ साइट्स इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ साइट्स फॉर द रिएक्शन इज इंक्रीजिंग, रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ साइट्स भी इंक्रीज हो रही है। और देखो जितनी ज्यादा साइट्स रिएक्शन में अवेलेबल होंगी एल्केन मॉलिक्यूल में, रिएक्शन के होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो ये रीजन है कि यहां पर कार्बन का काउंट भी मैटर करता है रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए, क्योंकि कार्बन अगर कम होंगे तो उसी रेस्पेक्ट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी कम होंगे, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर कम होंगे तो मतलब रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ साइट कम होगी, और नंबर ऑफ साइट कम होगी तो रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी कम होगी। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे accordingly carbon hydrogen bonds will also increase, that means number of sites for the reaction will increase, so probability of the reaction will increase. This is the reason why we say that number of carbon also matters for feasibility of this reaction. Clear हो रही बात ये रीजन है कि हम बात करते हैं कि या तो नंबर ऑफ साइट्स कम है तो कोई रिएक्टिव साइट अवेलेबल हो, और अगर रिएक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है तो नंबर ऑफ साइट्स ज्यादा हो ताकि रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। अब हाँ ये आपको याद रखना होगा कि नंबर ऑफ कार्बन 6 या मोर देन 6 होना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेसिस पर है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ध्यान देना अगर आप H2SO4 के साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड ले रहे हैं तो एक तरह से H2SO4 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, H2SO4 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, शायद आपने पढ़ा होगा, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ओलियम, होता है H2S2O7, ध्यान देना दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ओलियम। मतलब आप ये कह सकते हैं, देखो या तो आप ये कह सकते हैं सल्फोनेशन ऑफ एल्केन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, या फिर आप कह सकते हैं इन सल्फोनेशन ऑफ एल्केन एल्केन इज रिएक्टेड विद ओलियम। ओलियम का मतलब अंडरस्टूड है कि हमने H2SO4 के साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिक्स किया है। क्लियर होगी बात ये। और 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, सल्फर ट्राइऑक्साइड का यूज समझ में आया क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्शन की फिजिबिलिटी को इंक्रीज करेगा because it will react with water formed in the reaction to reform H2SO4। और दूसरा मैंने आपसे कहा all alkanes cannot show this reaction, the alkanes which can show this reaction are those which have either have 3 degree hydrogen or have 6 or more than 6 carbon atoms। क्लियर बात है। हाँ एक बात ध्यान देना, यहां पर मैंने केवल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की बात की है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होने की बात नहीं कर रहा हूं, जैसा कि मैंने नाइट्रेशन में कहा था।
नाइट्रेशन में हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड भी साथ में ब्रेक होने की बात की थी, लेकिन यहां पर मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होने की बात नहीं कर रहा हूं। उसका रीजन है क्योंकि यहां जो टेम्परेचर एंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है वो नाइट्रेशन में जो टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायरमेंट है उससे कम होती है। क्योंकि देखो वहां पर हमने बॉन्ड कौन सा ब्रेक किया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया। जब हमने नाइट्रेशन की बात की तो नाइट्रेशन में हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। जबकि सल्फोनेशन में अगर बात की जाए तो सल्फोनेशन में हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन सल्फर। अब आप सोचिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सल्फर कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, आंसर है ऑक्सीजन नाइट्रोजन। क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में एक तो नाइट्रोजन बॉन्डेड हो और ऑक्सीजन के साथ में एक सल्फर बॉन्डेड हो, तो सल्फर का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होगा। ऑक्सीजन सल्फर इज वीकर बॉन्ड देन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड, और अगर बॉन्ड वीकर है तो कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए हम बात करते हैं कि सल्फोनेशन में जो टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन किया जाता है वो नाइट्रेशन में मेंटेन टेम्परेचर प्रेशर से कम होता है। और टेम्परेचर प्रेशर अगर कम होगा तो जो हम क्रैकिंग की बात कर रहे थे, एल्केन मॉलिक्यूल्स में क्रैकिंग की बात कर रहे थे, वो क्रैकिंग यहां पर नहीं होगी। और ये रीजन है कि इसमें सल्फोनेशन में हम ओनली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग ही सल्फो एल्केन्स बनाते हैं, जबकि नाइट्रेशन में हमने कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए उनके करस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन फॉर्मेशन की बात की। सो दिस इज अबाउट सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो मैं लिख देता हूं, उसमें दोनों पॉइंट्स। एक तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया, रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट इंक्रीजेस फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन सिंस इट रिएक्ट्स विद वाटर टू रीफॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। और सेकंड पॉइंट क्या है, देखो यस, सेकंड पॉइंट आप ध्यान देना, यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है। ऑल एल्केन्स डू नॉट शो दिस रिएक्शन, इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन दोज एल्केन्स which either have 3 degree hydrogen, or more than 5 carbon atoms। ये कंडीशन जो एल्केन फुलफिल करेगा वो ही एल्केन सल्फोनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाता है, which of the following alkane do not show sulfonation reaction, or which of the following alkane can show sulfonation reaction, and what is the use of sulfur trioxide used in the reaction। क्लियर बात ये। So this is all about free radical substitution reactions of alkanes।